एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम का सच क्या है, तमाम लोग ये जानना चाहते हैं। तहकीकात जारी है और इसी बीच सामने आई है आसाराम से जुड़े आरोपों की एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। आसाराम का टॉर्च। आसाराम जैसे मीटिंग में आएगा, बाहर आएगा, उस पे लड़की पे टॉर्च मार के उसको सेलेक्ट करेगा। आसाराम का फल। प्रसाद की लाइन लगती है, उसमें फल फेंक देगा। फल फेंकने का मतलब ये लड़की सिलेक्टेड है। आसाराम का प्रपंच। जैसे ही लड़की ने कहा कि मैं आपको भगवान कृष्ण मानती हूँ, तो आसाराम या नारायण, तुरंत उनका जवाब होता है तो तू मेरी गोपी हो गई। पिछले जन्म में मैं तेरी शारीरिक इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, इस जन्म में पूरा करूंगा। आसाराम की लीला। जब लड़की सिलेक्ट हो जाती है तो आसाराम की जो गर्ल सप्लाई करते हैं, जैसे शिल्पा हो गई, ये लड़कियां जो है उस लड़कियों को फिर आसाराम को अंदर सप्लाई के लिए फिर तैयारियां करती हैं। एक सनसनीखेज आरोप की कहानी। एक तरफ जेल में बंद आसाराम अपनी रिहाई के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन पर लगे आरोपों की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज सामने आ रही है इल्जामों की कोई ना कोई नई कहानी और इसके साथ ही गहराता जा रहा है आसाराम का रहस्य। जेल में बंद आसाराम का सच क्या है? क्या आसाराम ने अपने आश्रम में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया है? क्या आसाराम जेल की सलाखों से बाहर आने के लिए बीमारी का बहाना बना रहे हैं? क्या आसाराम को बचाने के लिए पीड़ित लड़की के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है? और क्या आसाराम महिला श्रद्धालुओं से अकेले में मिलते थे? ऐसे कई रहस्यमय सवाल हैं जिसने आसाराम को शक के घेरे में ला खड़ा किया है। और इसी कड़ी में अब सामने आए हैं आसाराम के बेटे नारायण साईं के निजी सचिव रह चुके महेंद्र चावला। महेंद्र चावला का कहना है कि उन्होंने 5 साल तक आसाराम की जिंदगी को बेहद करीब से देखा और जाना है। और अब महेंद्र चावला आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप कि सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। आसाराम का जो रतलाम में पंचेड़ में जो आश्रम है, वहां पर हफीम पैदा की, जो वो एरिया हफीम का है, मंदसौर रतलाम जो है ना, वो हफीम का एरिया है। वहां पे हफीम पैदा की जाती है और हफीम को उसमें एक दो चीजें मिलाकर उस हफीम को जो है एक नाम दे दिया जाता है, कोडवर्ड पंचेड़ बूटी, क्योंकि वो पंचेड़ गांव में उगाई जाती है हफीम, इसलिए उसको नाम दिया जाता है पंचेड़ बूटी। और इस पंचेड़ बूटी को तैयार करने वाला एक NRI है, मिस्टर प्रफुल्ल भट्ट। और वैद्यराज अमृत भाई ने इस चीज को उठाया है, क्यों? और वैद्यराज अमृत भाई ने कहा है कि वो आसाराम जो है उनसे ही वो लिया करते थे, अफीम लिया करते थे, मांगा करते थे। आसाराम पर अफीम के सेवन का आरोप पहले भी लग चुका है और इस पर पिछले दिनों खुद आसाराम के बेटे नारायण साईं ने ABP न्यूज पर क्या सफाई दी थी, वो आप भी सुन लीजिए। उनके पुराने वैद्य रह चुके अमृत प्रजापति ने कहा कि उनको वो तो कुछ भी कह देते हैं, और अगर वो अफीम बना के देते थे तो उनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए, उनको भी तो जेल होनी चाहिए। अफीम नहीं खाते हैं आसाराम? हाँ, कैसे खाएंगे? नारायण साईं के निजी सचिव रह चुके महेंद्र चावला ने आसाराम पर ये आरोप भी लगाया है कि वो लड़कियों को करीब लाने के लिए प्रपंच रचते हैं। फिक्स है, वो लड़की को पूछते हैं तू मुझे किस भाव से देखती है? लड़की का भाव सच्चा है, शुद्ध भाव है। लड़की कहती है मैं आपको भगवान के रूप से देखती हूँ, मैं आपको भगवान कृष्ण मानती हूँ। जैसे ही लड़की ने कहा कि मैं आपको भगवान कृष्ण मानती हूँ, तो आसाराम या नारायण, तुरंत उनका जवाब होता है तो तू मेरी गोपी हो गई। लड़की एक्सेप्ट करती है, यस। तो फिर आसाराम उसको बोलता है या नारायण उसको बोलता है तू गोपी है, मैं कृष्ण हूँ। पिछले जन्म में जब तू गोपी थी और मैं कृष्ण था, तो मैं तेरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया,
इस जन्म में मैं तेरी इस इच्छा को पूरी करूंगा। पिछले जन्म में मैं तेरी शारीरिक इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, इस जन्म में पूरा करूंगा। इस तरीके से वो जो है उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता है और आगे सिलसिला रासलीला शुरू हो जाती है। आसाराम पर यह भी आरोप है कि वो लड़कियों से अकेले में मिलते हैं। महेंद्र चावला ने इस बारे में भी खुलासा किया है। लड़कियों को अंदर भेजना, लड़कियों को सप्लाई करना, ये आसाराम का एक सिस्टम है। पहले लड़कियों को समझाया जाता है, फिर वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक चैन बनी हुई है कैसे लड़की को तैयार किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आसाराम लड़की को सिलेक्ट करेगा, फिर वो जैसे आसाराम जैसे मीटिंग में आएगा, बाहर आएगा, उस पे लड़की पे टॉर्च मार के उसको सिलेक्ट करेगा। उसको टॉर्च मतलब टॉर्च अपने उनके हाथ में टॉर्च कोई होता है? टॉर्च होता है। जैसे रात को आएगा, उस पे टॉर्च मारेगा, वो उस पे डिपर मारेगा। डिपर मार के मीन्स जिसको उसने टारगेट किया डिपर के, इट मीन्स वो लड़की सिलेक्टेड है। या तो जब प्रसाद की लाइन लगती है उसमें फल फेंक देगा। फल फेंकने का मतलब ये लड़की सिलेक्टेड है। जब लड़की सिलेक्ट हो जाती है तो आसाराम की जो गर्ल सप्लाई करते हैं, जैसे शिल्पा हो गई, फिर वो ढेल है, एक वो बंगलो है, ढेल का नाम है निर्मला, बंगलो का नाम है मीरा। ये लड़कियां जो है उस लड़कियों को फिर आसाराम को अंदर सप्लाई के लिए फिर तैयारियां करती हैं। लड़कियों से आसाराम की एकांत मुलाकात के आरोप पर नारायण साईं ने एबीपी न्यूज पर अपनी सफाई दी थी और आसाराम को बेदाग बताया था। आसाराम लड़कियों से अकेले में मिलते थे। अकेले में क्यों मिलेंगे? यही आरोप लग रहा है कि वो अकेले में अनुष्ठान करते थे कई लड़कियों के साथ, अकेले में नहीं, अकेले में अनुष्ठान करते थे, ये बात तो मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता। नारायण साईं अपने पिता आसाराम के बचाव में जो भी कहें, लेकिन आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन कोई ना कोई नई कहानी सामने आती है। नारायण साईं के सचिव रह चुके महेंद्र चावला का कहना है कि जब से आसाराम यौन शोषण के आरोप में जेल गए हैं, वो बीमारी का बहाना बनाकर खुद को बचाने की कोशिश में हैं। आसाराम बिल्कुल फिजिकली फिट है। सरकारी डॉक्टर्स की टीम ने कहा आसाराम बिल्कुल फिट है, तो दवाइयों का सवाल ही नहीं आता। ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरी बात महिला वैद्य की। अब आसाराम को केवल महिला वैद्य चाहिए, ये सोचने की बात है। इसको जनता ये सोचे कि केवल महिला वैद्य ही क्यों चाहिए, पुरुष वैद्य क्यों नहीं चाहिए, महिला वैद्य ही क्यों चाहिए। अब महिला वैद्य की जरूरत, इसको आप लोग समझे, महिला वैद्य क्यों चाहिए। मैं खुल के बोलना नहीं चाहता। आसाराम की बीमारी को लेकर जब उनके बेटे नारायण साईं से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक खास तरह के रोग का जिक्र किया, जिसके लिए आसाराम ने महिला वैद्य की मांग की थी। ये है डॉक्टर कल्याण बनर्जी की रिपोर्ट, ये मेरे हाथ में है जी। हाँ, तो ये क्या कहती है रिपोर्ट? और इसमें जो है, इस बीमारी को एलोपैथी में ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कहते हैं। ये एक नाड़ी है जिसकी 3 शाखाएं होती है और इसलिए इसे त्रिनाड़ी कहा जाता है और आयुर्वेद में इसे अनंतवात कहा है। ये पीड़ा अति भ्रमण से, अति परिश्रम से, अति बोलने से जो इसका दर्द होता है असहनीय होता है और इसके जैसी पीड़ा अन्य बीमारियों में नहीं होती। आसाराम पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। कभी उनके आश्रम में मासूमों की मौत पर हंगामा हुआ तो कभी काले जादू को लेकर आश्रम पर सवाल उठे। आसाराम पर यौन शोषण के आरोप भी लग चुके हैं। महेंद्र चावला का कहना है कि आसाराम अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आरोपों से बचते रहे, लेकिन अगर उनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो सारा सच सामने आ सकता है। महेंद्र चावला ने चुनौती दी है कि आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं अगर बेदाग हैं तो वो नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराते। ये आरोप जो लगे हैं, आरोप बिल्कुल सच्चे हैं। और अगर आसाराम सच्चे हैं, नारायण साईं अगर सच्चे हैं, तो अपनी निर्दोषता का सबूत देने के लिए, अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए आसाराम को अपना नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। और हम लोग जो लोग हम आरोप लगा रहे हैं, हम एक एक आदमी अपना नार्को टेस्ट करवाने को तैयार हैं। हम अपनी बेगुनाही का, अपनी सच्चाई का सबूत देने को तैयार हैं। अगर आसाराम सच्चा है, नारायण साईं सच्चा है, तो वो अपना नार्को टेस्ट करवाए, मीडिया के सामने आए।
नार्को टेस्ट से बचने की बात पर आसाराम के बेटे नारायण साईं ने क्या कहा था, अब आप ये भी सुन लीजिए। पीड़ित के पिता कह रहे हैं नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, आप नार्को टेस्ट के लिए राजी हैं? देखो, नार्को टेस्ट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए वो बात की बात है, लेकिन अभी तो बापूजी को जल्दी बाहर लाना चाहिए। जरूरत पड़े तो आप नार्को टेस्ट के लिए राजी हैं? मेरे राजी होने न होने से क्या होता है? मेरे राजी होने न होने से क्या होता है? नारायण साईं के निजी सचिव रह चुके महेंद्र चावला के आरोप बेहद सनसनीखेज हैं, लेकिन इन आरोपों की हकीकत क्या है, ये तहकीकात का विषय है। आज क्यों बता रहा है? और बता दे कौन सी तारीख को उसने क्या गलत काम देखा, बता दे जरा। किसके साथ गलत काम देखा, बता दे। यूं जनरल में बोलने में तो बहुत कुछ है, स्पेसिफाई करो ना, स्पष्ट करो। फिलहाल तो आसाराम यौन शोषण के सबसे बड़े आरोप में जोधपुर की जेल में बंद हैं और जेल के बाहर उनके कई भक्त आसाराम की रिहाई के इंतजार में बैठे हैं। ये तस्वीर है जोधपुर के जेल के बाहर धरने पर बैठे उन लोगों की जो पूर्णिमा के दिन आसाराम का दर्शन करना चाहते हैं। इनकी मांग है कि पूर्णिमा के मौके पर आसाराम को दर्शन के लिए जेल से बाहर लाया जाए, लेकिन हकीकत तो ये है कि 30 सितंबर तक आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। सनसनी के लिए अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। वो लड़की अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, वो अपने फैसले खुद लेना चाहती थी, लेकिन यह उसके घर वालों को मंजूर नहीं था। इससे पहले कि वो लड़की आजादी की हवा में सांस ले पाती, वो फंस गई मौत के चंगुल में। और अब दुनिया के सामने है लड़की और उसके दोस्त के कत्ल की ऐसी कहानी जिसने सबको हिला कर रख दिया है। एक जगह जल रही थी लड़की की चिता, दूसरी जगह पड़ी थी लड़के की सिर कटी लाश। और मौत के इस मंजर को देखकर गांव में फैली थी एक दहशत भरी खामोशी। बुधवार को दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक के करनावठी गांव में एक लड़के और लड़की की मौत से सन्नाटा पसरा था। गांव में धर्मेंद्र नाम के एक लड़के की सिर कटी लाश उसके घर के ही सामने पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ निधि नाम की एक लड़की की चिता जलाई जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि चिता की आग ठंडी हो पाती, ऐन मौके पर पहुंच गई पुलिस। पुलिस ने बगैर किसी देरी के आग की लपटों से घिरी निधि की लाश को चिता से बाहर निकाला। और इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो सुनकर आप भी कांप उठेंगे। पुलिस के मुताबिक निधि और धर्मेंद्र दोस्त थे, लेकिन झूठी शान के लिए निधि के घर वालों ने दोनों का कत्ल कर दिया। पहले धर्मेंद्र की लाश को उसका सिर काटकर उसके घर के सामने फेंका गया और इसके बाद निधि की हत्या के बाद उसे चिता की आग में खाक करने की कोशिश की जा रही थी। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने पे हमारे डीएसपी श्री अनिल कुमार मौके पे पहुंच के उनकी चिता से लड़की की डेड बॉडी को निकाला है। जो लड़के को मार करके लड़की वालों ने मारा उसको और उसकी गर्दन कटी हुई बॉडी को उसके लड़के के घर के सामने डाल दिया। पुलिस के मुताबिक निधि और धर्मेंद्र मंगलवार को भागकर रोहतक से दिल्ली आ गए थे, लेकिन निधि के घर वालों ने दिल्ली में दोनों को ढूंढ निकाला। इसके बाद वो दोनों को रोहतक के करनावठी गांव ले आए और फिर दोनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद धर्मेंद्र का सिर काटकर उसकी लाश को उसके घर के सामने ही फेंक दिया गया और निधि का इसी जगह अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई
पुलिस ने निधि की अधजली लाश को अपने कब्जे में ले लिया और धर्मेंद्र की लाश की शिनाख्त भी हो गई। मौके पर ही निधि के पिता को 2 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सनसनी के लिए रोहतक से धीरेन्द्र कुमार की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।